ये जो कहानी है, छोटा भाई जब गलती करता है तो वो खुद सोचता है और पाठक भी सोचता है कि इस बार तो जो है ना बड़े भाई साहब की बोलती बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन प्रेमचंद जी जिस तरह से भाई साहब का पक्ष लेकर के आते हैं सामने, तो वो बहुत कलात्मकता की अद्भुत मिसाल है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप जो है अब दिनकर शर्मा आपके सामने हैं, बड़े भाई की भूमिका में और छोटे भाई दोनों की भूमिका में अकेले, है ना? कहानी आप सबकी पढ़ी हुई बड़े भाई साहब अगर बड़े भाई साहब अगर आप बड़ी बहन सोच सकते हैं बड़े भाई साहब वो कहानी, मुझे लगता है कि मैंने जब उसकी शुरुआत करी तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक कहानी, और मुझे लगा कि मैं शायद बात करने की कंडीशन में मिली हूँ। पहले लगा कि मैं कहानी को सुना और आप घर जाके वो कहानी पढ़िएगा तो जैसी कहानी लिखी है मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे लिखी कहानी लिखा वैसे सुना। बस हाँ, वो मूड है जिसमें लेखक जब होता है कि मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पे लगता है कि कुछ लेखक से भी चीज़ें छूटती हैं सब, जब आप उसकी मनोदशा को अगर वो करते प्रेजेंट करते। तो जोरदार कहानी। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे और केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते ताकि जिस पर आलीशान महल बन सके। वो 1 साल के काम 2 साल में, और कभी कभी तो 3 साल लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो पायदार मकान कैसे बने। वो बड़े थे, मैं छोटा था। उनकी उम्र 14 साल की और मैं 9 साल का। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार, और मेरी भी शालीनता इसी में थी उनके हुक्म को कानून समझो। वे स्वभाव से बड़े अधीनशील थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाई, और कभी एक ही नाम को 10-20 बार ये किताब दी, और कभी एक ही शेर को सुंदर अक्षरों में नकल किया करते, और कभी ऐसे शब्द रचना करते थे जिसका ना तो कोई अर्थ होता था और ना ही सामंजस्य। मसलन उनकी कॉपी पे मैंने एक बार इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई भाई दरअसल राधेश्याम, श्री राधेश्याम, पूरे 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने जानने की बहुत चेष्टा की कि इस पहले का कोई अर्थ निकाला, पर असमर्थ हुआ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मोट बड़ी बात है। मेरा जी पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठता पहाड़ लगता था, और मौका आते होशस निकलकर मैदान में आ जाता था। कभी कंकड़ियां उछालता था, कभी कागज की तितलियां उड़ाता था। अगर कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, और कभी फाटक पे सवार होकर उसे आगे पीछे करते हुए उनका कारखाना उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही उनका रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और जिसका जवाब केवल मौन होता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी, भाई साहब जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ही कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब को इसके सिवा दूसरा कोई इलाज न था। किसने और मेरे शब्दों से मेरा सत्कार करे। अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ो तो पढ़ते रहोगे और हर आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो आयरा गैरा लथू फैला सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ आंखें तोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। अरे आती है क्या, कहने भर आ जाती है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। और मैं कहता हूँ तुम कितने भूला हो, मुझे देखकर समझ कर लेते। यहाँ रोज हॉकी क्रिकेट के मैच होते हैं,
मैं पास नहीं भटकता, तुम भी एक ही दर्जा में 2-2, 3-3 साल पड़ा सड़ता रहता हूँ, तो तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें ऐसे उम्र गंवानी तो बेहतर घर चले जाओ। अरे हाँ, घर चले जाओ और मजे के साथ गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई कर भाई क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुन आंसू बहाने लगा। जवाब भी क्या था? अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति वाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े होते और मेरी हिम्मत टूट जाती। जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति अपनी में न पाता था और जरा भी निराशा में सोचने लगा क्यों ना चला जा, जो काम मेरे बुद्धि के बाहर है उसमें हाथ डालकर मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे अपना मुल्क रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। मगर घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता था कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। जैक पैक एक टाइम टेबल बना देता था, मगर पहले उसको नक्शा बनाए, स्कीम तैयार की, किसी काम की शुरुआत कैसे की। जबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ सी जाती थी। प्रातः काल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर पढ़ने पड़ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास में भोजन कर स्कूल चल जाना, स्कूल से 3:30 बजे लौटना, लौटने के बाद आप घर का 4 से 5 तक, भूगोल 5 से 6 तक, ग्रामर 6 से 6:30 तक, अंग्रेजी कंपोजिशन, उसके बाद फिर उसके बाद आधा घंटा भोजन के सामने ही डाला, फिर भोजन करना 8 से 9 के बाद 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक उर्दू विषय, फिर विश्राम। टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी हवेला शुरू हो जाती, मैदान की वो हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल को उछल-कूद, कबड्डी को दाव-खात, वॉलीबॉल को तेजी और फुर्ती, अज्ञात अनिवार्य रूप से मुझे उसको खींची ली जाती थी। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो अंकुर पुस्तकें किसी की भी याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था। मैं उनके साये से दूर रहता था, कमरे में इस तरह दबे पाँव होता था कि उनको खबर ना हो। उनकी नजरें उठी और मेरे प्राण निकले, हमेशा एक नंगी तलवार से लटकती मालूम पड़ती थी। फिर भी आज मैं जिस तरह मोह माया के बंधनों में जकड़ा रहता था, मैं भी इतनी घुटिया और फटका था, खेल कूद का तिरस्कार नहीं करता। सारा इम्तिहान हुआ भाई साहब, फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे उनके बीच अब केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। जी मैं आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं, कहाँ गई आपकी घोर तपस्या? अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पे नमक छिड़कने का विचार भी मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अपने पर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान हुआ, खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जला तो कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए, मजे से खेलता रहा, दर्जे में अव्वल। जुबान से इकड़ जिताने का साहस नहीं होता, मेरे रंग मुझ से साफ जाहिर हो जाता था कि भाई साहब का आतंक कुछ नहीं था। भाई साहब की तेज बुद्धि बड़ी थी। भाई साहब ने से भाप लिया। एक दिन भोर का सारा समय मैं गुल्ली डंडा की भेंट कर जब भोजन के समय लौटा तो भाई साहब मानो तलवार खींचने और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों की नहीं, तो तुम्हारी क्या हस्ती? इतिहास में रावण का हाथ तो पढ़ा ही होगा, कौन सा उपदेश किया उसके चरित्र से, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बढ़ गया है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र हैं जो अंग्रेज के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सारे महिम उसे कर दिया करते थे। आग और पानी के देवता भी उसकी गुलामी क्या करते थे, मगर उसका हर्ज क्या? घमंड में नामो निशान तक मिटा कर रखते। अरे चुल्लू भर पानी देने वाला भी क्यों नहीं बचा? आदमी चाहे वो कुकर्म करे पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया दिन तो मेरे दोनों से गए। शैतान के बारे में पढ़ा ही होगा,
उसे यह घमंड था कि ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त उससे बढ़कर और कोई नहीं। अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शायरूम ने भी एक बार अभिमान किया था और नाम के मर गए। अब तुमने तो केवल एक ही दर्जा पास किया, इसी में तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह मत समझना कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो, बल्कि अंधे की हाथ बटेर लग गई हो। मगर भाईजान, बटेर एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधाधुंध निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वह है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। और मेरे फेल होने पे पंचा, मेरे दर्जे ना आगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास बड़ा आसान समझते हो, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। अभी तो पाठक हेनरी पूछते हैं कौन सा कांड किस हेनरी के वक्त हुआ था, यह सब याद कर लेना आसान समझते हैं। हेनरी 7वें के जगह हेनरी 8वां लिख दिया और सारे नंबर कट गए। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी वो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, पूरियो चास, दिमाग चक्कर खाने लगता है। अरे इन भागों को कोई नाम भी ना सूझते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारों पंजुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10,000 बता क्या होता। ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना है। आ जाओ की जगह मुझे लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे कोई निर्दयी मतियों से क्यों नहीं पूछता कि आ जावा आवाजा में क्या फर्क है? अज्ञात व्यक्ति की बातों के लिए छात्रों का खून बहाते हो। अरे दाल भात रोटी खाया या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा? लेकिन परिश्रम किसकी क्या परवाह? वो तो चाहते हैं कि बच्चे अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम रख छोड़ा है शिक्षा। इन बेसिक पे की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पे वह गिरा दो तो आधार से दुगना हो जाएगा। अब पूछिए परियोजन, दुगना हो जाए चौगना हो जाए मेरी बला से। और परीक्षा में पास होना है तो एक खुरापात को तो याद करनी पड़ेगी। कह गए समय की पाबंदी पे एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब सामने कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है। आदमी के जीवन में संयम आता है, कारोबार में तरक्की होती है, लोगों को उसमें स्नेह बनता है। पर इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखो? जो बात एक बात में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत? मैं तो उसे हिम्मत समझता हूँ कि व्यर्थ बात को ठूस दिया जाए। हम तो चाहते हैं जिसको जो कहना हो चटपट कहे और फेरा हो। लेकिन आपको तो 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे। अब पन्ने में पूरे पुलिस के आकार के ये छात्रों के अत्याचार में तो है क्या? संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे भी, है ना उल्टी बात। बालक भी इतनी सी बात तो समझ सकता है। और कहते हैं हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तभी पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी दर्जे में प्रथम आ गए तो जमीन पे पांव नहीं रखते। जो कहता उसे गिरा मानिए वरना पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, ना है ईश्वर जाने भाई साहब की यह उपदेश माला कब समाप्त हो। भोजन और मुझे निस्वार्थ सा लग रहा था। पास होने पे ये तिरस्कार तो फेल होने पर तो प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब अपने दर्जे का जो डरावना खाका पेश किया था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। यही ताजुब है कि इतनी तिरस्कार के बावजूद पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। पढ़ता उतना है रोज का टॉपिक पूरा हो जाएगा और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जो भी अपने पर विश्वास पैदा हुआ था वो सब लुप्त हुआ और एक चोरों सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। अब कुछ ऐसा स्वयं हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए। मैं प्रथम आया, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्रारंभ तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट कहते 10 बजे तक इधर 4 बजे तक उधर। स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांति ही हो गई, लेकिन बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया थी। और जब नतीजा सुनाया गया तो और मैं भी रोने लगा। मेरी पास होने की खुशी आती हो गई। लेकिन दिल्ली की बात कौन कर? मेरी उनके अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया।
मेरे मन के दिल एक भावना उड़ेगी, अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनकी बराबरी हो जाऊंगा, फिर किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को बलपूर्वक अपने मन से निकाल दिया। इस वक्त उनकी डांट मुझे अवश्य अप्रिय लगती, शायद उनके उपदेशों का नतीजा है कि मैं दनादन इतने झेल से पास हो जा रहा हूँ। भाई साहब कुछ नरक पड़ गया, मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से कहा, या वे स्वयं समझने लगे उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान। भाई साहब के डर से जो पढ़ लिया करता था वो सब बंद हुआ। अब मुझे एक नया शौक पैदा हो गया, कनकौली उड़ाने का, मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट आदि की तैयारियां सभी गुप्त रूप से की जाती थी। और मैं भाई साहब को यह संदेह भी न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम सकता। एक दिन संध्या समय मैं हॉस्टल से दूर बेतहाशा एक कटा हुआ कनकौवा लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता हुआ पतंग की ओर चला रहा था। मानो स्वर्ग से कोई आत्मा निकलकर विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने के लिए चली आ रही हो। पालतू की पूरी सेना लगे ठाठार बास हुई, सभी उसके स्वागत करने के लिए चली आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर करे न टर्म। सहसा भाई साहब से मेरी भूल हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। अब उन्होंने मेरा वही हाथ पकड़कर उग्र भाव में बोले, इन बाजारी लोगों के साथ ढेले के कल्पने के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि तुम नीची जमात नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं दर्जा पास करके नायाब पद से लाभ हो जाते थे। मैं कितनी मिडिलचों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितनी 8वीं जमात वाले हमारे समाचार पत्रों के संपादक और लीडर हैं। बड़े बड़े विद्वान उसकी माध्यम में काम करते हैं, तो उसी 8वीं दर्जे में आके ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हैं। मुझे तुम्हारे इस कमर में दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, मगर वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने मन में समझते होगे मैं भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूं, इसलिए उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा जो तुम्हारी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष होंगे और उसके अगले साल शायद मुझसे आगे भी निकल जाए। लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच जो 5 साल का अंतर है, और उसको तुम क्या खुदा भी नहीं मिला सकता, खुदा भी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा मुझे जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, चाहे तुम एम ए डिफिकल्ट डेली ठीक हो। याद रखना, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती बल्कि तुम्हें देखने से आती। हमारे अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है, दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें हमें तुम्हें समझाने सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं तो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे तुमसे कहीं ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है। वो हिंद में कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, अमेरिका में कौन सा राज व्यवस्था है, यह बातें बेशक उन्हें मालूम न है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जहां उनका ज्ञान हमसे तुमसे कहीं ज्यादा। देर ना करे, आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुमने कुछ न सोचे, लेकिन तुम्हारी जगह दादा ना घबराए न बदहवास हो, पहले मर्ज पहचान कर खुद इलाज करें। अगर उसमें असफल हो गए तब टाके हम तो यह भी नहीं जानते कि महीना भर का खर्च महीना भर कैसे चले। दादा को जो किस भेजते हैं 20 बाई तक खत्म कर डालते हैं, नाश्ता बंद और धोबी और नाई से मुंह चुराने लगे। लेकिन हम तुम जितना खर्च करते हैं उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी के भाग को बहुत निगरानी और इज्जत के साथ गुजार दिया। साथ में कुटुंब का पालन भी किया। अपने हेडमास्टर साहब को एमए के नहीं, हाँ वो भी यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये महीना पाते हैं, मगर उनका घर का काम कौन संभालता है? यहाँ तो हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार हो गई। पहले प्रबंध अपने हाथों में थे, खर्च उड़ाना पड़ते थे, कर्जदार सिर पे रहते। जब से उनकी बूढ़ी माता जी प्रबंध अपने हाथों में घर में जैसे लक्ष्मी भाईजान तो ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम रसमिक हो जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे देखते तुम विराह न चल पाओगे। अगर तुम ऐसे नहीं माने तो मैं
जानता हूं, तुम्हें तो मिलता जहर लगे। मैं उनकी नेकी से नतमस्तक हो गया। सचमुच आज मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में सदा अनूठ, और मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं। अब जो कुछ फरमाने भाई साहब वो सब सच है। उसे आपको कहने का अधिकार भी। भाई साहब मुझे गले लगा। अब देखो, मैं तुम्हें कंकरू लाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जीना चाहता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य तो मेरे हिस्से में ना। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ नंगा हमारे पास से गुजरा, जिसके दो लटक रही थी। लड़कों का पूरा गोल पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछल उसकी दौड़ पकड़ लिए और बेतहाशा उस की तरफ दौड़े, और मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। मुझे भी बहुत मजा आया। मजा इसलिए आया कि आप लोग भी, मुझे लग रहा था ना कि कभी होता ना कि मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ी मुझे शिकायत रही है हिंदी पढ़ने से, जहाँ पे हिंदी भाषा है मुझे थोड़ी सी मैं हिंदी भाषा शिकायत मुझे रही है। मतलब जो मैं जहाँ से पला बढ़ा झारखंड से, तो बंगाल का असर बहुत रहा। तो मतलब कि थिएटर मतलब घुस गए आप, इधर उधर नहीं देख सकते। आप ये समझ सकती हैं कि ये पूरी लाइट में थिएटर वाला कुछ माहौल नहीं था। सब बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी। तो होता क्या ना कि फिर मुझे लगा, और प्रेमचंद के बारे में भी मैं जरूर हुआ था। मैं 35 रुपये की मैंने किताब खरीदी। अच्छा नहीं सर, ऐसा 35 रुपये की मैंने किताब खरीदी थी। किताब का नाम था मानसरोवर, और मेरी जिद थी, बोलूँगा कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला था, मेरी जिद थी कि मैं सुनाऊँ। ये कहानी मेरी याद कर दी, और आप लोग जैसे मैंने ऑडियंस की वजह से मैं बता रहा हूँ कि थिएटर में सुना था कि घर में पैसा खर्च करके थिएटर किया जाता। ये मैंने आपने भी सुनी होगी सर, लेकिन ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि मैं इस कहानी से इतना कमाया हूँ बता नहीं सकता। ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है। और ये मंच मैं बता रहा हूँ चित्रनगरी संवाद, मैं सर 3 साल पहले भी बनाई। ये झारखंड के हैं और प्रेमचंद की कहानी के साथ में पूरे देश में घूमते रहते हैं, और मुंबई भी कई बार घूम रहे हैं। रंगराज जी 1 मिनट आ जाइए। और